हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोग जो हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव का टॉपिक है उसी को आगे बढ़ाएंगे और प्रेसिडेंट के बारे में जितने भी आर्टिकल्स हैं रिलेटेड टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो सारे आर्टिकल्स देखने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से आर्टिकल? फ्रॉम आर्टिकल 56, फ्रॉम आर्टिकल 56 टू आर्टिकल 69, पूरे प्रेसिडेंट के आर्टिकल और वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल हम देखने की कोशिश करेंगे। इस क्लास में पैटर्न कैसा रहेगा? क्वेश्चन कैसे पूछता है? डायरेक्टली पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। कैसे डायरेक्टली पूछता है? उसका मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसा पूछेगा आप लोगों को कि आपका आर्टिकल क्या था, उसके अंदर से या तो पॉइंट निकाल के पूछेगा। तो हम लोग एक साथ ना पढ़ के एक एक टॉपिक को, एक एक आर्टिकल को पहले उसका एक्ट लिखेंगे इन अ इजी लैंग्वेज सो दैट आप रिवाइज कर पाएं एंड आई विल गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। चलिए, प्रेसिडेंट में हम लोग का सबसे पहला, जैसे मैं नोट्स प्रिपेयर करा रहा हूँ वैसे ही नोट्स प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। 1.1 लिख रहा हूँ तो वैसे ही आप लोग भी। आर्टिकल 56, टर्म ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। आर्टिकल 56 क्या बताता है? आर्टिकल 56 बताता है कि टर्म क्या होना चाहिए, कितने पर्टिकुलर लेंथ का होना चाहिए एक प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल है वो, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उसमें आपके उसके अंदर 5 सब आर्टिकल हैं, तो एक एक सब आर्टिकल को हम लोग देखेंगे और वो ही एक एक सब आर्टिकल आपको प्रीलिम्स या मेंस में पूछता है कि ऐसा है कि नहीं। तो पहला हम लोग फर्स्ट एक साथ हम देख लेंगे ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो एक एक करके देखेंगे भले ही क्लास लंबी हो, ठीक है। हमारा पर्पस है कि हमको समझ अच्छे से आना चाहिए कि बाद में हम जब नोट्स रिवाइज करें तो वो नोट्स काफ़ी क्रिस्प और आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो। तो 56 ऑफ 1 क्या बोलता है, लिखते जाइए। द प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ, फॉर द टर्म ऑफ 5 years, ठीक है। 5 years फ्रॉम द डेट, from the date he enters the ऑफिस। इसका मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट का कार्यकाल, आर्टिकल 56(1) क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट जिस दिन अपने ऑफिस को अज्यूम करेगा, इसका मतलब क्या होता है कि जिस दिन इलेक्शन हुआ वो नहीं, जिस दिन वो इलेक्शन जीत जाते हैं और ओथ ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? ओथ ले लेते हैं। उनको ओथ कौन दिलाता है? मैंने आपको बताया था, सीनियर मोस्ट जज दिलाएगा। अगर सीजीआई नहीं अवेलेबल होगा, अगर सीजीआई इज अवेलेबल तो द ओथ गिविंग पावर, ओथ दिलवाने का पावर जो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया गया है कि कौन ओथ दिलाएगा, तो वो होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन केस if chief justice of India is not available at that particular time, at that time आपका सीनियर मोस्ट जज, कौन? सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इनको ओथ दिलाएगा, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल 56(1) बताता है, ठीक है। देन इसी आर्टिकल 56(1) के अंदर एक और आर्टिकल है, दैट इज 51(6) ऑफ ए, ठीक है। ये बोलता है द प्रेसिडेंट मे बाई राइटिंग अंडर his hand address the vice president his resignation। इसका क्या मतलब है? देखिए, पहला आर्टिकल क्या बता दिया, 56(1) बताया कि क्या ऑफिस का टर्म रहेगा, और वहीं 56(1) ये बता रहा है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रेजिग्नेशन देना है, रेजिग्नेशन देना है मतलब उनको अपने ऑफिस को छोड़ना है, तो कौन रहेगा वो अथॉरिटी जिसके पास, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो रिटर्न में लिख के देंगे कि उनको अब रेजिग्नेशन देना है फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 56(1) ऑफ ए ये बोलता है कि इन रिटर्न, सबसे बड़ी बात क्या है, इन राइटिंग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कन्वे कर देंगे, इन राइटिंग ही विल गिव द रेजिग्नेशन लेटर ऑफ रिजाइनिंग फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन किसको देंगे? वेरी इंपॉर्टेंट, 2 क्वेश्चन यहाँ प्रीलिम्स के बनते हैं। तो ये होगा आपका राइटिंग में देंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देंगे, ठीक है। तो ये 2 हो गए हमारे आर्टिकल। नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स द आर्टिकल 56(1) ऑफ बी।
इसमें क्या बोला जाता है कि इसमें अगर इसमें हमने इम्पीचमेंट की बात की थी, मैंने इम्पीचमेंट बताया था, तो आर्टिकल 56(1) ऑफ बी बोलता है कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हैज टू बी डन अंडर द गिवन आर्टिकल 61, यही लिखा हुआ है इसमें, तो इसमें और ज्यादा नहीं समझना है। इम्पीचमेंट इसमें ये बताया अगर इम्पीचमेंट करना है तो आर्टिकल 61 को फॉलो करिए। आर्टिकल 61 हमने लास्ट क्लास में समझ लिया है, ठीक है। इम्पीचमेंट प्रोसेस जो था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि लोकसभा में होगा या तो बिल, या राज्यसभा में आएगा, उसमें 1/4 लोग रिटर्न में देंगे। अगर 1/4 लोग रिटर्न में देंगे उस बिल को, तो फिर वो इम्पीचमेंट स्पीकर जो है वो इम्पीचमेंट का प्रोसेस चालू करेगा। और वो इम्पीचमेंट का जब प्रोसेस चालू होगा तब क्या होगा, वो हाउस पे आएगा, और जो पहला हाउस जहां पे ये इम्पीचमेंट स्टार्ट हुआ था, अगर वहां 2/3 ऑफ द टोटल मेजोरिटी ऑफ द हाउस, क्या 2/3 ऑफ द टोटल मेजोरिटी ऑफ द हाउस से पास हो जाता है वो बिल, इम्पीचमेंट बिल, तो फिर सेकेंड हाउस में जाएगा। और सेकेंड हाउस क्या काम करेगा, सेकेंड हाउस उसको जुडिशियरी के टाइप काम करेगा, उसको देखेगा कि वो बिल सही था कि नहीं था। फिर उस पर्टिकुलर ऑफिस में वहां ट्रिब्यूनल बना सकते हैं सेकेंड हाउस में। और सेकेंड हाउस जो रहेगा, सेकेंड हाउस कोई भी हो सकता है। अगर राज्यसभा में पहली बार ये बिल आया तो सेकेंड हाउस लोकसभा कहलाएगा। अगर लोकसभा में इम्पीचमेंट का बिल आया तो सेकेंड हाउस राज्यसभा कहलाएगा। कोई भी सेकेंड हाउस इन केस एक से ऊपर या एक दूसरे से ऊपर नहीं है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों बराबर हैं, ठीक है। जब बिल पहले हाउस में आता है, कोई भी हाउस, रादर इट कैन बी लोकसभा और इट कैन बी राज्यसभा, तो ये जब बिल दोनों जिस भी हाउस में पहले आता है उसको हम फर्स्ट हाउस बोलते हैं। और जिस जिस हाउस से पास हो गया, फर्स्ट हाउस जो हो गया उससे पास होकर दूसरे हाउस में जाता है, तो वो सेकंड हाउस होता है। इसका मतलब सेकंड हाउस बोलने का मतलब ये नहीं है कि कोई एक हाउस दूसरे हाउस से नीचे हो गया, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। फिर सेकंड हाउस उसको देखेगा, समझेगा, और अगर जरूरत पड़ेगी तो ट्रिब्यूनल बनाएगा, और ट्रिब्यूनल बना के अगर उनको लगता है कि इंपीचमेंट इज नेसेसरी तो दे विल प्रोसीड द प्रोसीजर। वहां भी 2/3 मेजोरिटी से कहीं ये बिल पास होता है तो प्रेसिडेंट स्टैंड इम्पीच्ड, ठीक है। इम्पीचमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ही होता है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। इम्पीचमेंट वर्ड और किसी और पर्टिकुलर गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए यूज नहीं होगा, सॉरी। हाँ, तो आर्टिकल 56(1) ऑफ बी, कहाँ थे हम लोग, आर्टिकल 56(1) ऑफ बी, तो यहां होगा इम्पीचमेंट अंडर आर्टिकल 61। देखिए, आप लोगों को लग रहा होगा कि जनरली लोग स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट से, फंडामेंटल ड्यूटीज से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल से। मैंने क्यों अलग अप्रोच लिया है, द बेसिक थिंग इज पहले कॉन्स्टिट्यूशन समझते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन है क्यों हमने समझा, फिर हम देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को वर्क कैसे किया जाता है, फिर हम सारे देख रहे हैं कौन ऑफिसर्स कौन होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। जब ये आपको फ्रेमवर्क समझ आ जाएगा, जुडिशियरी क्या होती है, लेजिस्लेचर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव, तो बहुत इजी है फंडामेंटल राइट्स और वो सब समझना हमको, क्योंकि वो तो राइट्स हैं, दे आर नॉट द थिंग कि आपको अलग से कोई कंसेप्चुअल समझना है। उसमें चीजें जो दी है इक्वालिटी, उसमें आपको पर आर्टिकल के वाइज वाइज समझना है कि वो आर्टिकल क्या कहता है। अभी हम इसीलिए हम बेस तैयार कर रहे हैं। मैंने यही बोला था कि प्रीलिम्स मेंस एक साथ पढ़ने का तरीका यही होता है कि पहले हम क्या कोर वैल्यूज और कोर बेस देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट जो सबसे ऊपर है, फिर धीरे से वाइस प्रेसिडेंट, देन वी विल गो फॉर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फिर सीओएम, फिर पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। यहां तक हमारा 50% क्या हो जाएगा, सिलेबस जो मेजर सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा। फिर बचेगा हमारा फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल ड्यूटीज। दीज आर द स्मॉल स्मॉल, फंडामेंटल राइट बहुत बड़ा है, बट दीज आर द थिंग्स विच कैन बी कंप्लीटेड पर से एक साथ अपने अपने टॉपिक हैं वो। बट ये जो है सब एक साथ के टॉपिक है, ठीक है। तो मैंने जैसे स्टार्ट किया, आपको अप्रोच जो हमारा था वो अप्रोच हम धीरे धीरे अब उसको बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। अभी प्रेसिडेंट ही आप देख रहे होंगे, लास्ट क्लास भी था, आज प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट खत्म करने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्लासेस में नोट्स बनाते रहना है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो हम थे आर्टिकल 56(1) ऑफ बी में। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज 56(1) ऑफ सी। तो ये क्या बोलता है, आइडियली प्रेसिडेंट इलेक्शन should be completed before the expiry of tenure। क्या बोल रहे हैं, एक्सपायरी। और वो टेन्योर कितना दिया है, 5 ईयर का टेन्योर है। पहले ही हम लोगों ने आर्टिकल 51 56 के 1 में देखा,
तो एक्सपायरी ऑफ टेन्योर दिया है इसमें कि एक्सपायरी ऑफ टेन्योर के पहले इलेक्शन क्या होना चाहिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का करवा लेना चाहिए हमको। बट इसके बाद ये तो पहला बोल दिया कि कितने दिन में होना है, बट इसके बाद ये केविएट भी दिया है अगर नहीं हो पाया तो तब ये देता है क्या, इस आर्टिकल में लिखा है बट इन केस हिज सक्सेसर gets late to assume the office ड्यू टू, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, आप लोग ऑफिस को पूरा फुल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। टू अज्यूम द ऑफिस ड्यू टू एनी रीजन दैट इज डिले इन इलेक्शन, president shall continue to hold the office till the successor takes the charge, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसमें दिया हुआ है इस आर्टिकल में, पर्टिकुलर आर्टिकल में, कि आइडियली मतलब इन आइडियल कंडीशन, जब नॉर्मल कंडीशन चल रहे होंगे उस पर्टिकुलर टाइम में, जो जैसे आप मान के चलिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वी आर टेकिंग एन एग्जांपल कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1 जनवरी 2000 में 2020 में कहीं उन्होंने क्या लिया है, ओथ ले लिया है। तो उन्होंने 1 जनवरी 2020 को क्या ले लिया, ओथ ले लिया, तो अज्यूम कर लिया ऑफिस, तो उनका टेन्योर चालू हो जाएगा कब से, 1 जनवरी 2020 से, क्योंकि इस दिन इन्होंने ओथ ले लिया। अब यहां से 5 साल आप देखते हैं तो क्या होता है, 2020 से 21, 22, 23, 24 एंड 25, जो ये साल था। इसका मतलब अगर इस दिन हुआ होता इलेक्शन तो 1 जनवरी 2025 के पहले क्या हो जाना चाहिए था, इलेक्शन हो जाना चाहिए था, किसका, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। ये आर्टिकल बोलता है कि मतलब ये 2024 के आखिरी 6 महीने होते हैं, उस पर्टिकुलर टाइम में टाइम देख के अच्छे तरीके से इलेक्शन कराती है कौन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका प्रोसेस मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिया है, जिसमें एमएलएज और एमपीज, जिसमें हमने फॉर्मूला देखा था, ठीक है, तो वो हो गया। बट इन केस अगर ऐसा होता है, कोई वॉर का सिचुएशन आ जाता है, एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस इन आवर कंट्री एंड वी आर हैविंग टर्मोइल, या फिर ऐसा हो जाता है कि हमारी पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाती है उस पर्टिकुलर टाइम में, जब इनका टेन्योर खत्म हो रहा होता है, काफी बार होता है कोलिजन गवर्नमेंट गिर जाती है, फिर नया इलेक्शन कराना पड़ता है, या देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम, तब उस पर्टिकुलर टाइम में द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्टिंग एज द हेड ऑफ द स्टेट फॉर द कंट्री, उस टाइम में इलेक्शन नहीं हो पाते हैं, तब उस टाइम में, ये आइडियल सिचुएशन नहीं है, तो अब इस पर्टिकुलर टाइम में क्या होगा, इस पर्टिकुलर टाइम में आपका इनके टेन्योर को आगे बढ़ा दिया जाएगा, बट क्या है, जल्दी से जल्दी उनके सक्सेसर को इलेक्ट करके इनका पोस्ट जो है दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 5 साल खत्म हो गया तो 5 साल एक दिन हुआ तो इनको निकाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। दिस इज द ऑफिस विच इज यूज टू मेंटेन द कंटिन्यूटी एंड, मैंने पहले ही बताया आपको, स्टेबिलिटी ऑफ आवर country, because in parliamentary type of system where president and coalition government are so much there, अभी फिलहाल भले आपको दिख रहा है जैसे मोदी जी की गवर्नमेंट आने के बाद 2 टेन्योर जो थे वो बिना कोलिजन के थे, बट अभी का आप टेन्योर देख रहे होंगे, इट इज अगेन एन कोलिजन गवर्नमेंट, एंड इन पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ सिस्टम वेयर देयर आर मल्टीपल नेशनल पार्टीज, द बेसिस इज कि बहुत आपको मल्टीपल टाइम्स, बहुत रेयर होता है कि देयर इज सम लीडर जिनकी वजह से आपको स्टेबल गवर्नमेंट देखने को मिलेगी, देयर विल बी मैक्सिमम, इन मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे गवर्नमेंट क्या बनती है, आपकी कोलिजन गवर्नमेंट बनती है विच इज अनस्टेबल, ठीक है। तो ये रीजन है प्रेसिडेंट के ऑफिस का कि ही हैज टू बी देयर टू, इफ देयर इज अनस्टेबिलिटी ही इज द वन हु creates the stability in our country, ठीक है। इट इज एन ऑफिस विच इज देयर फॉर 5 years, उनको हटाया नहीं जा सकता, बिकॉज हटाया जा सकता है इम्पीचमेंट से, बट इट इज वेरी टफ प्रोसेस, ठीक है। वो भी हम अगला आर्टिकल वही देखेंगे कुछ देर बाद। नाउ आर्टिकल 51 ऑफ सी हमने देख लिया, नाउ वी विल सी आर्टिकल 56 ऑफ 2। ये क्या बोलता है, कम्युनिकेशन ऑफ आर्टिकल 56(1) ऑफ ए
अब इसमें नोट करके लिख लेंगे आप, प्रेसिडेंट कैन ऑफर रेजिग्नेशन इन केस ऑफ impeachment, absent. Vice president will act as an acting president in this situation. When the vice president is acting as a president, election are to be conducted earliest. Election are to be conducted earliest. ठीक है, but in no situation more than 6 months should pass. इसका मतलब क्या है, अब देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखिए, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रेजिग्नेशन दे देते हैं तो उनकी सीट खाली हो जाएगी। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या कर देते हैं, एब्सेंट रहते हैं अपनी सीट से, तो उनकी सीट खाली रहती है। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इम्पीच हो जाते हैं अंडर आर्टिकल 61 तो उनकी सीट खाली हो जाती है। तो ये आर्टिकल यही बोल रहा है, इन दीज ऑल पर्टिकुलर केसेस, जब जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो सीट है या पोस्ट है खाली रहेगा, तो उस पर्टिकुलर टाइम में जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ही विल एक्ट एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट, ठीक है, वो एक्ट करेंगे। बट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे यूएस का जो इलेक्शन होता है, यूएस में क्या होता है, यूएस में जो प्रेसिडेंट होते हैं, जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप है, वहां क्या होता है आपका, अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बन गए और उनके 3 साल का टेन्योर खत्म हो जाता है, क्या हो जाता है, 3 साल का टेन्योर खत्म हो जाता है, तो वहां पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन वापस से नहीं होगा, 4 साल का वहां पे रहता है। क्या रहता है, एक बार कोई प्रेसिडेंट चुन के आता है तो वहाँ 4 साल रहता है, हमारे यहाँ 5 साल है, वैसे वहाँ 4 साल रहता है। और वहां कोई भी प्रेसिडेंट जो है वो 2 ही बार क्या हो सकता है, 2 ही बार बन सकता है, क्या, प्रेसिडेंट। तीसरी बार इलेक्शन नहीं लड़ सकता जीतने के बाद, ठीक है। फॉर 8 years ओनली देयर दे कैन बी प्रेसिडेंट फॉर देयर कंट्री। अब इंडिया में ये नहीं है, हमारे देश में क्या है कि हमारे देश में मल्टीपल टाइम, कितने भी टाइम आप बन सकते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। यहाँ कोई रोका नहीं गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनली कि 2 या 3 बार ही बनेंगे आप अनलिमिटेड टाइम बन सकते हैं, जब तक विल है कि इसका पार्लियामेंट, एमएलएज एंड एमपीज का। बट यहाँ पे क्या है बोला जा रहा है, वहां पे क्या होता है, अगर 3 साल में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की डेथ हो जाती है, मान के चलिए, प्रेसिडेंट ऑफ सॉरी यूएसए की, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए रेजिग्नेशन दे देते हैं या इम्पीच हो जाते हैं, तो क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जो है, वो जो बचा हुआ टेन्योर है, वो पूरे टेन्योर के लिए वो क्या हो जाएंगे, प्रेसिडेंट बन जाएंगे, ठीक है। लेट से 3 साल में इम्पीच हो जाते हैं वहां के प्रेसिडेंट, तो 1 साल का पूरा टेन्योर जो बचा है, वहां पे वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में क्या होगा, हमारे यहाँ कहीं 5 साल प्रेसिडेंट का पावर है, और हमारे यहाँ 3 साल में कहीं प्रेसिडेंट इम्पीच हो जाते हैं, रेजिग्नेशन दे देते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं, कुछ भी होता है केस कि उनका ऑफिस खाली रहता है, तब हमारे वाइस प्रेसिडेंट तुरंत तो ले लेंगे क्या, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ही विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम। बट ये है कि जल्द से जल्द कराना है क्या हमको इलेक्शन, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला है। जल्द से जल्द कराना है ये तो समझ गए, और कितना जल्दी कराना है, तो उसमें एक और लाइन जोड़ा गया है कि मैक्सिमम 6 महीना, 6 महीने से ऊपर, मतलब कि 3 साल में कहीं प्रेसिडेंट हटे हैं तो 3 साल 6 महीने तक आप वाइस प्रेसिडेंट को रख सकते हैं एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट। बट 6 महीने के अंदर अंदर आपको उससे ऊपर टाइमिंग नहीं जाना चाहिए, आपको उसके अंदर ही इलेक्शन को करवाना है, क्या करवाना है, इलेक्शन को करवाना है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो हम लोग यहां तक हम लोगों ने देख लिया, आर्टिकल 56 ऑफ 2 हो गया हमारा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 59, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, 1.1 लिखा था हमने, 1.2 सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे हम लोग। कंडीशन
फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसमें आपको पढ़ना है आर्टिकल 59। क्या पढ़ना है 59 आर्टिकल में? इसमें सबसे पहले देखेंगे आर्टिकल 59 ऑफ 1 देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ क्या बोलता है, इसको पहले लिख लीजिए आर्टिकल को, ठीक है। वाई आई एम गिविंग दीज नोट्स, देखिए ये आप आर्टिकल पढ़ने जाएंगे ना, एक बार आप उठाइएगा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 59 पढ़ के देखिएगा, आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, इतना बेयर एक्ट है, इतना टफ लैंग्वेज में रहता है। तो ये हमने बहुत ही कोशिश की है कि बहुत इजी लैंग्वेज में उसको आप लोगों को आर्टिकल लिखा सकें कि आप लोग जब रिवाइज करें तो आप बहुत ही इजीली कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसको पढ़ना बहुत टफ है, इन सेंस कि हर चीज आप लोगों को इंटरकनेक्टेड इंटरलिंकेजेस से समझनी होती है, ठीक है। और इसके साथ आपके पास नोट्स नहीं है, इतने सारे आर्टिकल हैं, आप भूल जाएंगे बाद में, और वो टफ लैंग्वेज में रहेगा तो याद किसी को नहीं रहता है, ठीक है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। मैं भी इसीलिए लिख लिख के आप लोगों को दे रहा हूँ कि आपके नोट्स अच्छे प्रिपेयर हों। डिक्टेशन एंड मिक्स है, बट आई विल ट्राई टू राइट मोर। मैंने सोचा है कि आई विल ट्राई टू राइट मोर, बिकॉज डिक्टेशन में कई लोग लिखते नहीं है, और जब लिखते हैं हम लिखेंगे तो आप भी लिखेंगे, ठीक है। तो प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ लेजिस्लेचर। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं 1.2 में जितने कंडीशन है, क्या क्या कंडीशन है एक प्रेसिडेंट बनने के लिए, क्या क्या आपको नहीं होना चाहिए, जो कंडीशन उनको फॉलो करना है, ठीक है। इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और हाउस ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है। मैं ये शॉर्ट में लिखता हूं, आप लोग फुल में लिखेंगे सबको। लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट, एंड इफ एन MP, that is member of parliament, or MLA is elected as president, he shall be deemed to have vacated his seat on the date on which he enters upon his office as president। ये आपका क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट ही शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस। मतलब जब आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ते हैं उस पर्टिकुलर टाइम में आपको ना ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए, ना ही आप मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब किसी स्टेट में विधायक या सांसद आपको नहीं होना है उस पर्टिकुलर टाइम में। बट इन केस आप कहीं ऐसा है भी, तो उनको जैसे ही शैल बी डीम टू वेकेट हिज सीट ऑन द डेट ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब वो अगर जीत जाते हैं, चलिए अभी हैं भी, इलेक्शन लड़ लेते हैं एज एन MP एंड MLA ऑल्सो, तो ये क्लियर है कि जिस दिन वो ऑफिस किसका अज्यूम करेंगे, जिस दिन वो ऑफिस ओथ लेंगे अपना किसका, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, उस दिन उनको या तो फिर MLA या MP जिस भी ऑफिस में है वहां से उनको क्या करना है, सीट को छोड़ देना है रेजिग्नेशन देके, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल बोलता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ये सब प्रीलिम्स में पूछ देता है, ठीक है। देन वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज आर्टिकल 59 ऑफ 2। 59 ऑफ 2 क्या बोलता है? प्रेसिडेंट, आप इसको लिखिए, मैं बोल रहा हूं, प्रेसिडेंट shall not hold an office of profit under article 58 of 2। आर्टिकल 52 इतना ही बोलता है, प्रेसिडेंट शैल नॉट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। फिर लिखिए अंडर आर्टिकल 58 ऑफ 2 एक्सेप्शन गिवन फॉर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट with respect to office of president, following office are exempted to be considered first to be considered under office of profit।
इसमें ये बोल रहा है आर्टिकल 52(8) ऑफ 2, देखिए आर्टिकल 59 ऑफ 2 मैंने क्या बताया आपको, क्या बोलता है, प्रेसिडेंट जो है उनको कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो होल्ड नहीं करना है। बट आर्टिकल 52 फिर इसमें बताता है, इसी के आपको 58 ऑफ 2 बताता है, देयर आर एग्जेम्पशन, जो कुछ ऑफिस हैं आप गवर्नमेंट के पोस्ट पे रहेंगे उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, अगर आप गवर्नमेंट के लिए ही काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट के इकोनॉमिकली गवर्नमेंट से आप काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ मिलके, और आप उससे आप रेन्यूमरेशन उठा रहे हैं, उसको बोला जाता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो देयर इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, आप किसी दो पोस्ट में एट अ टाइम नहीं हो सकते हैं गवर्नमेंट के। बट ये क्या है, 58 ऑफ 2 एग्जेम्पशन देता है प्रेसिडेंट को कि आप इन इन पोस्ट पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को नहीं माना जाएगा। वो क्या क्या पोस्ट है, अगर आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है पहले से, अगर आप फर्स्ट लिखिए इसी में आर्टिकल 58 के डिक्टेशन के बाद कि आपका अगर फर्स्ट में क्या बोला, आपका ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इटसेल्फ, इसको हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं मानेंगे। ठीक है, इसका मतलब अगर आप पहले से प्रेसिडेंट हैं और सेकंड टेन्योर के लिए प्रेसिडेंट लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको रेजिग्नेशन देना है, आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रहते हुए लड़ सकते हैं, बिकॉज इसको आर्टिकल 58 ऑफ 2 के हिसाब से एग्जेम्पशन दिया गया है कि ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इटसेल्फ इज नॉट विल बी नॉट एज कंसिडर्ड एज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, सेकंड हो गया आप ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, अगर आप वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं तो भी उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। ठीक है, भले ही आप गवर्नमेंट से पैसा ले रहे हैं, बिकॉज देयर हैज बीन गिवन द एग्जेम्पशन। थर्ड हो गया आपका गवर्नर ऑफ एनी स्टेट, अगर आप गवर्नर हैं किसी भी स्टेट के, तो आप क्या है, आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, इसको भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता है। ठीक है, मिनिमम मिनिस्टर ऑफ एनी यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, अगर आप मिनिस्टर हैं किसी भी स्टेट में या सेंटर पे, तो भी आपको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। तो मैंने क्या बताया पहले, आर्टिकल 59 क्या बोलता है हमारा, 59 ऑफ 2, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए उनको जब वो इलेक्शन लड़ते हैं। फिर हमने देखा आर्टिकल 58 ऑफ 2 एग्जेम्पशन देता है उनको कि ये चार जो चार अलग अलग क्राइटेरिया हैं, अगर इन ऑफिसेज में पहले से आप हैं तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, उनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। वो चार क्राइटेरिया क्या है, प्रीलिम्स में पूछ देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ के रखिए। देखिए चारों जो ऑफिस है वो काफी पावरफुल ऑफिस है पूरे कंट्री के, और यही लोग जो है घूम फिर के क्या होते हैं, प्रेसिडेंट बनेंगे, क्योंकि दे आर द वेरी इन्फ्लुएंशियल पीपल। अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आप प्रेसिडेंट पहले से हैं तो उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्यों मानेंगे, भले आप गवर्नमेंट के रेन्यूमरेशन में है, गवर्नमेंट के एक पोस्ट पे हैं, बट उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इसलिए नहीं मानेंगे बिकॉज यू आर एलिजिबल। आप प्रेसिडेंट फिर से लड़ सकता है इलेक्शन, तो वो रेजिग्नेशन देके क्यों लड़ेगा, वो सीट वेकेट क्यों करेगा। ये सारे इतने पावरफुल पोस्ट हैं, इनके सीट वेकेट करने से दे आर इज टर्मोइल इन द स्टेट एंड कंट्री, तो इसलिए कंटिन्यूटी मेंटेन रहे इनके पोस्ट की, और इसके साथ ही इलेक्शन भी लड़ सके फ्री एंड फेयर, इसलिए ये आपको दिया गया है एग्जेम्पशन। ठीक है, पहला क्या मैंने बताया, आप प्रेसिडेंट पहले से हैं तो कोई इशू नहीं है आपका, आप वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा, आप गवर्नर हो किसी स्टेट के तो भी कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा, और अगर आप मिनिस्टर हो सेंटर में या स्टेट में तो भी इसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। फिर आपका आर्टिकल 59 ऑफ 2 पर हमने क्या पढ़ा, 59 ऑफ 3। नाउ हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 59 ऑफ 3। यहां क्या है, ही गेट्स रेंट फॉर रेसिडेंट, तो इनका रेसिडेंस क्या है, इनको क्या घर दिया जाता है एज इन पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इनका घर है राष्ट्रपति भवन। आप लोग दिल्ली गए होंगे तो देखा होगा आप लोगों ने, राष्ट्रपति भवन है वो इनका घर है, राष्ट्रपति भवन, जहाँ पे नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है, फिनेंस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री चलती है हमारी इनके ही घर से, क्योंकि बहुत बड़ा राष्ट्रपति भवन है तो वहीं पे बनाया गया था इसको। ठीक है, ठीक है, इसके बाद आपका और क्या बोलता है, ये एमोल्यूमेंट्स एंड allowances are considered as charges on consolidated fund of India। चार्जेस का मतलब क्या होता है, कंपलसरी। ठीक है, इसका मतलब क्या बोल रहा है इस आर्टिकल में कि जो एमोल्यूमेंट है, मतलब उनका जो उनके ऑफिस को चलाने के लिए जो पैसे लगते हैं, उनको जो रेन्यूमरेशन मिलता है एज अ प्रेसिडेंट, जो पैसे मिलते हैं, जो सैलरी मिलती है, इसके साथ जो भी इनके ऑफिस जितने भी इनके खर्चे हैं, वो सब के सब चार्ज्ड होते हैं कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। देखिए देश में तीन प्रकार के फंड होते हैं,
एक होता है कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, एक होता है पब्लिक फंड ऑफ इंडिया, और तीसरा होता है कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया जो होता है उसमें पर्टिकुलरली गवर्नमेंट की जो अर्निंग होती है, जो बेसिक सबसे बड़ा फंड यही होता है, जिससे गवर्नमेंट पूरा डे टू डे पूरे देश को चलाने का काम करती है। पब्लिक फंड में जो उनके इंटरेस्ट और दूसरी चीजें आती हैं वो होती हैं। तीसरा होता है कंटेंजेंसी फंड, जिसका कंटेंजेंसी का मतलब ये होता है इमरजेंसी के लिए उनको रखा जाता है उस फंड को, ठीक है। तो आपका जो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया है, दीज emolument and allowances of president of India are charged upon it। इसका मतलब क्या होगा चार्ज अपॉन इट का? चार्ज अपॉन इट मतलब ये इसको कंपलसरी है कि आपका इसको कोई रोक नहीं सकता, ना पार्लियामेंट रोक सकता है ना कुछ। यहां से आप डायरेक्टली इस पैसे जो है ट्रांसफर होते हैं किसको? प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए, हर चीजों के लिए, ठीक है। तो दिस इज चार्ज अपॉन इट, मतलब देयर इज नो स्टेक ऑफ एनी, रोकने का किसी को ये नहीं है, चाहे वो चार्ज है, इसका मतलब आप फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लगी है तो दिस पर्टिकुलर जो अमाउंट है वो जाता ही रहेगा सीएफआई से, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो आपका अमोल्यूमेंट और अलाउंसेस है, इसको कौन डिटरमाइन करता है? तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया डिटरमाइन करती है, ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक, ये भी क्वेश्चन में आता है तो आपको पता होना चाहिए। दिस एमोल्यूमेंट एंड चार्जेस आर डिफाइंड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये इंक्रीज कर सकते हैं बट डिक्रीज भी कर सकते हैं, बट आप समझने की कोशिश कीजिएगा, एमोल्यूमेंट और जो अलायंसेज हैं वो चार्ज है किस पे? कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। इस पार्लियामेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इस इन दोनों को क्या करती है? डिसाइड करती है कि कितना रहेगा, डिटरमाइन कौन करता है? तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। बट अगर एक प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया है और प्रेसिडेंट जीत गए हैं, उसके बाद जो उनका टेन्योर है उसमें इसको डिक्रीज नहीं किया जा सकता। जब वो जो जीते थे उस टाइम जो मिनिमम था उतना देना ही पड़ेगा, और हो सकता है कि आप बीच में बढ़ा दें उनका एमोल्यूमेंट या अलाउंसेस को, बट एट दैट पर्टिकुलर टाइम ऑफ 5 ईयर जब उनका टेन्योर चल रहा होगा तो आप डिक्रीज नहीं कर सकते उसको, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम लोग। आर्टिकल अच्छा दैट इज 1.3, दैट इज पावर। अब पावर की बात करेंगे हम लोग, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर की बात करेंगे। तो सबसे पहला अपॉइंटमेंट। भाई पावर मतलब क्या क्या कर सकते हैं? अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल, ठीक है। तो ही अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, लिखिए ही अपॉइंट्स द एजीआई ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये कौन होते हैं एजीआई? ही इज द लॉयर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट करते हैं। वेरी पावरफुल पोस्ट। ही रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, अगर इनके अगेंस्ट कोई केस होता है तो, ठीक है। हु अपॉइंट्स हिम? तो ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इनका जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और इनकी सैलरी को भी फिक्स करते हैं। एंड ही फिक्सेस हिज रेनुमरेशन। इनको सैलरी नहीं मिलती, इनको रेनुमरेशन मिलता है इनके काम के लिए, ठीक है। अटॉर्नी जनरल होल्ड द ऑफिस, लिखिए अटॉर्नी जनरल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अब ये प्लेजर का मतलब क्या होता है? कि इस प्लेजर का मतलब, इसका पहले ये बोला जा रहा है कि अटॉर्नी जनरल को पहले कौन अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उनकी सैलरी को कौन, रेन्यूमरेशन कौन डिसाइड करता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद ये कब तक रहेंगे उस पोस्ट में? तो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट बोल रहे हैं हम। ये लाइन का मतलब क्या होता है? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब होता है एक्चुअल में अनटिल एंड अनलेस, जब तक, अनटिल एंड अनलेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुश है। क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज हैप्पी विथ द वर्क ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ही विल सर्व। वो तब तक सर्व करते रहेंगे जब तक हमारे प्रेसिडेंट जो है वो खुश है उनके काम से, ठीक है। और कोई भी रीजन बिना दिए, अगर उनको लगता है कि काम सही नहीं है, क्योंकि उनके प्लेजर में है, उनके हाथ में डायरेक्टली है, वो बिना कोई लेटर दिए, बिना कोई मतलब लेटर भेज के, बट बिना कोई क्या बोलते हैं रीजन दिए उनको निकाल सकते हैं। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट में कोई भी पर्टिकुलर पोस्ट है, अगर उस पोस्ट में लिखा है कि ही इज सर्विंग ऑन प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, तो इसका मतलब यही होता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब तक खुश है, अनटिल एंड अनलेस ही इज हैप्पी विद द वर्क ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफिस, दैट पर्टिकुलर ऑफिसर, ही विल वर्क देयर। और जब जब ही प्रेसिडेंट को उनका वर्क सही नहीं लगेगा तो विदाउट गिविंग एनी रीजन ही कैन निकाल दे सकते हैं उनको उस ऑफिस से, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या इनके पास पावर होती है अटॉर्नी जनरल के बाद? ही अपॉइंट्स
commissions to investigate the condition of schedule caste, schedule tribe and other backward classes। तो आप लोग को पता होगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसीज जो होते हैं, ये सारे के सारे कौन बनाता है, किसके पास पावर होती है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इन सब चीजों को बनाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक, जस्ट अ सेकेंड। चलिए, और क्या पावर होती है इनके पास? तो आप लिख सकते हैं थर्ड पॉइंट, ही डायरेक्टली एडमिनिस्टर्स यूटीज थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, अपॉइंटेड बाय हिम। तो क्या बोला हमने? ही डायरेक्टली एडमिनिस्टर यूनियन टेरिटरी यूटीज थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, चंडीगढ़ हो गया आपका, तो चंडीगढ़ हो गया, वहाँ पे आपका वो एक यूनियन टेरिटरी है। अब इस यूनियन टेरिटरी को रूल करने के लिए, मतलब यहाँ पे वर्क करने के लिए ये जो प्रेसिडेंट होते हैं, ये एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करते हैं। और ये एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या होता है कि डे टू डे वर्क को चंडीगढ़ में देखना, उस यूनियन टेरिटरी में, और हर चीज़ जो प्रेसिडेंट को वो रिपोर्ट करते हैं, और प्रेसिडेंट के ही डिक्टेशन में वो काम करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक पावर है यूनियन टेरिटरी में, जो आपका क्या क्या करना, एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करना। Then the next is he can declare any area. He can declare any area as schedule area। ये schedule 5 के अंदर आता है schedule area। Thus has power and thus has power with respect to एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया, शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया। इसका मतलब क्या है? अंडर शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में क्या होता है? शेड्यूल 5 में जितने भी ट्राइबल एरिया है उसमें गवर्नर को पावर दिया जाता है वहां पे थोड़ा सा रूल करने के लिए। तो ये गवर्नमेंट कौन ये डिसाइड करता है कि कौन से इलाके शेड्यूल 5 वाले एरिया में आएंगे? तो वो प्रेसिडेंट के पास ही पावर होती है कि वो डिसाइड करते हैं कि कौन उसका एडमिनिस्ट्रेशन करेगा और कौन से एरिया शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पावर सारे देख लिए हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, 5-6 पावर हैं। ये सब ऐसे ही आप नोट्स में लिखते रहेंगे, एक साथ रहेगा, बहुत इजी रहेगा आपके लिए। देखिए एक एक पॉइंटर जो है ना आपके प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का हो गया। देन द नेक्स्ट इज फाइनेंशियल पावर। क्या हो गया? फाइनेंशियल पावर। तो सबसे पहला हो गया फिनेंस कमीशन। अंडर आर्टिकल 280 ही कॉन्स्टिट्यूट्स, ही जब बोल रहा हूं तो यहां प्रेसिडेंट है ना, ही कॉन्स्टिट्यूट्स अ फिनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 years। ठीक है, मतलब अंडर आर्टिकल 280 जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो हर 5 साल के बाद बनाएंगे एक फाइनेंस कमीशन। और पर्पस क्या है? तो द पर्पस ऑफ फाइनेंस कमीशन इज, द पर्पस ऑफ फाइनेंस कमीशन इज टू रिकमेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो ये आप लोग लिख सकते हैं, ये हो गया आपका। ठीक है, चलिए यहां पे आपको समझ आ गया कि अंडर आर्टिकल 280 एक फाइनेंस कमीशन बनाने का फाइनेंशियल पावर है। हम लोग अब फाइनेंशियल पावर देख रहे हैं, पहले जनरल पावर देखा, अब हमने फाइनेंशियल पावर देख रहे हैं। ठीक है, सेकंड लिख सकते हैं इसमें कंटेंजेंसी फंड। तो मैंने आप लोगों को बताया था 3 प्रकार के फंड होते हैं।
तो कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है, कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, ये क्या है, ही कैन मेक एडवांसेस, मतलब बिना, इन्हीं के पास पूरा पावर है कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया से कोई भी पैसे निकालने हैं, तो क्योंकि कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गया, फ्लड आ गया, फेमाइन आ गया, मान के चलिए आप अर्थक्वेक आ गया, जो कुछ ना है भाई, बट ये कंटेंजेंसी फंड उसी टाइम पे काम आता है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंशियली क्रंच में होती है, तुरंत पैसे निकालने होते हैं और लोग अवेलेबल नहीं होते हैं, जो पार्लियामेंट अवेलेबल नहीं है या सीओएम अवेलेबल नहीं है, तो इस कंटेंजेंसी फंड से पैसा निकालने का पूरा पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। तो आप लिख सकते हैं ही कैन मेक एनी एडवांसेस आउट ऑफ कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया टू मीट एनी अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर, ठीक है, जो एक्सपेंडिचर पहले से पता नहीं होता है, अचानक से आता है, तो उसको करने के लिए आप कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने का पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो फाइनेंशियल पावर हमने देख लिया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द जुडिशियल पावर। देखिए सारे अलग अलग पावर को हम लोग अलग अलग देख रहे हैं, जितने भी ये सारे प्रेसिडेंट के पावर हैं, ठीक है। तो अगर ये सब पूरा चैप्टर आप पढ़ लेंगे तो आपको लक्ष्मीकांत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब चीजें आपको पता रहेंगी प्रेसिडेंट के बारे में, बस पढ़िएगा अच्छे से। तो जुडिशियल पावर, जुडिशरी के हिसाब से क्या होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सीनियर जज एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जज और सीजीआई को अपॉइंट करने का पावर किसके पास होता है, प्रेसिडेंट के पास ही होता है, यही ओथ दिलाते हैं इनको। अपॉइंटमेंट ऑफ सीजीआई एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड हाई कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, इन सब के अपॉइंट करने का पावर इन्हीं के पास होता है। ही कैन सीक एडवाइस फ्रॉम, दूसरा जुडिशियल पावर क्या है, ही कैन सीक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट। इसका मतलब ये है कि इनको ये पावर दिया गया है, पहला तो हो गया कि अपॉइंटमेंट कौन करता है, अंडर प्रेसिडेंट हैंड एंड सील होते हैं कौन, सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट, इन सब के लोग जो होते हैं प्रेसिडेंट ही इनको अपॉइंट करते हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्या है, ही कैन सीक एडवाइस, इसका मतलब देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो सकता है जुडिशरी में बहुत ज्यादा जानकार ना हो, ऐसा भाई कोई भी नहीं जानता इतना। अब कोई एक टफ लॉ है, मान के चलिए, आप इमेजिन करिए एक टफ लॉ है जो आपका लोकसभा पास कर दिया, राज्यसभा ही पास कर दिया, और वो साइन कराने गया है किसके पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। अब वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को समझ नहीं आ रहा है, तो कौन उनको समझाएगा, तो दुनिया जो हमारे देश का सबसे पावरफुल बॉडी है इन द जुडिशरी, वो सुप्रीम कोर्ट, वो कॉन्स्टिट्यूशन उनको पावर देता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं कि भाई ये लॉ ठीक है कि नहीं, या उस लॉ के बारे में हमको बताइए, जो भी उनको जानकारी चाहिए तो वो रिटर्न में भेज सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को ये बताना ही होगा उनको, ठीक है, बिकॉज इट इज रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और जो एडवाइस जो आता है, वो सुप्रीम कोर्ट का जो एडवाइस वापस आएगा उस लॉ पे, ये कोई बाइंडिंग नहीं होगा प्रेसिडेंट के ऊपर, वो सिर्फ और सिर्फ एडवाइस होगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, इसी के नीचे लाइन लिख लीजिए, ऐसा बाइंडिंग क्वेश्चन है, पूछ देता है, वॉट एवर एडवाइस इज प्रोवाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। समझ गए ना, मतलब एडवाइस ले लिया, एडवाइस जो सुप्रीम कोर्ट ने लिख के भेजा वो कहीं बाइंडिंग नहीं है, वो सिर्फ समझने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, फिर वो अपना दिमाग लगा के अपने हिसाब से वो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। देन वी विल नाउ टॉक अबाउट डिप्लोमेटिक पावर्स, मतलब जो इंटरनेशनल ट्रीटीज होते हैं इनको बोलते हैं हम लोग इंटरनेशनल, जो पावर होती हैं दो कंट्रियों के बीच में जो बात वार्तालाप या बातचीत होती है उसको हम लोग डिप्लोमेटिक पावर बोलते हैं। ये डिप्लोमेटिक पावर है, ये इनके पास है, बट आप याद रखिएगा ये पावर टू अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट है, सब पावर टू अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, अपने से कुछ नहीं कर सकते। मतलब जब तक ये मिलने भी जाएंगे, कोई आएगा प्रेसिडेंट से मिलने भी जाएगा, तो हर चीज क्या है, जो भी वहाँ डील होगी, हर चीज पावर ऑफ टू अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट रहेगा। पार्लियामेंट पहले से अप्रूव करा रहेगा, वही डील्स को ये साइन करेंगे, वही डील्स के बारे में बात करेंगे। ही इज नॉट हैविंग द एक्सप्लिसिट पावर, खुद से नहीं कर सकते वो, ठीक है। बस ये डिप्लोमेटिक पावर में ये है। अब आप लिख सकते हैं, एक दो लाइन लिख लीजिए याद रहने के लिए। पहला लिखिए, द इंटरनेशनल ट्रीटीज, द इंटरनेशनल
treaties and agreement are negotiated and concluded on behalf of प्रेसिडेंट। इसका मतलब कि हमारे देश में कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी साइन होती है किसी भी कंट्री के साथ, भले ही हमारा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर करें, प्राइम मिनिस्टर करें, कोई भी करे, वो हर जो ट्रीटी साइन होती है उनमें वो एक्चुअल किनके नाम पे होती है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे होती है, ठीक है। बट दे आर सब्जेक्ट टू, ब्रैकेट में लिखिए, बट दे आर सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। इसका पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट को काट के पार्लियामेंट लिखिए। इसका मतलब ये है कि भले ही ये क्या बोल रहा है कि जो इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं वो सब के सब कोई भी करे, वो किसके नाम पे की जाती हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे की जाती हैं। बट वो उसमें अप्रूवल किसका रहता है, पहले से पार्लियामेंट का। अगर पार्लियामेंट अप्रूवल नहीं दिया है तो ये नहीं होंगी ट्रीटी, ठीक है। सेकंड लिखिए, ही रिप्रेजेंट इंडिया इन द इंटरनेशनल फोरम। किसमें? ही रिप्रेजेंट इंडिया इन द इंटरनेशनल फोरम एंड अफेयर्स। ऑल्सो इंटरनेशनल डिप्लोमेट, एम्बेसडर एंड diplomats are sent and received by him, इसका मतलब क्या हो गया आपका कि जो जो इंटरनेशनल, जैसे हमारे देश से जो यूपीएससी निकालते हैं तो उसमें इंडियन फॉरेन सर्विसेज होते हैं, आईएफएस जिसको बोलते हैं, वो जो क्या बनते हैं, सारे एम्बेसडर बनते हैं और दूसरे दूसरे कंट्री में हमारे एम्बेसडर बनते हैं, और हमारे देश से डिप्लोमेट बन के क्या जाते हैं, दूसरे कंट्री से ट्रीटी करने जाते हैं। तो ये जो सारे एम्बेसडर हैं, ठीक है, और ये सारे डिप्लोमेट्स जो हैं उनको भेजने का, या दूसरे कंट्री के जो डिप्लोमेट्स और एम्बेसडर आते हैं उनको रिसीव करते हैं, कौन करते हैं, सबके पास, सब वो प्रेसिडेंट के पास ही पावर है, ठीक है, प्रेसिडेंट ही भेजते हैं। फिर यहाँ पे दिमाग लगाना है, दिमाग में ये नहीं सोचना है कि प्रेसिडेंट खुद से भेजते हैं, मैंने पहले ही बता दिया है, डिप्लोमेटिक पावर में एवरीथिंग इज अप्रूवल, पावर ऑफ अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। हर चीज जो प्रेसिडेंट कर रहे हैं डिप्लोमेटिक पावर में, वो पार्लियामेंट उनको बोल रहा है तब वो कर रहे हैं, एकदम याद रखना है, इसको भूलना नहीं कभी, ठीक है। डिप्लोमेटिक पावर में कोई पावर प्रेसिडेंट के पास खुद से नहीं है, कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, हर चीज पावर टू अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मतलब लेजिस्लेचर जो है, या फिर वही कैबिनेट जो भेजता है इनको लिख के, ठीक है। तो ये डिप्लोमेटिक पावर में जो एम्बेसडर और डिप्लोमेट को भी ये रिसीव करते हैं या भेजते हैं, वो इन्हीं के बोलने पे भेजते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद होगा आपका मिलिट्री पावर। तो ही इज नोन एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द थ्री फोर्सेस, दैट इज आर्मी, एयर मार्शल, जो एयर आपके एयर कमांड है, और आपका जो सी कमांड है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों जो हमारे सेना है, वायु सेना जिसको बोलते हैं हम लोग, थल सेना, ये सारे तीनों सेना के कमांडर इन चीफ कौन है, हेड कौन है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही है। तो मिलिट्री पावर में आप लिख सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ पार्लियामेंट, सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस, एयर एंड सी, जितने तीनों हमारे सर्विसेज हैं, ठीक है, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, वही मतलब एयरफोर्स यहां लिख लीजिए और यहां नेवी। तो ये तीनों के तीनों, डिफेंस जो है आपका आर्मी, नेवी एंड, ये आर्मी हो गया, ठीक है। तो आर्मी, नेवी और जो आपका एयरफोर्स है, वो तीनों के कौन है कमांडर, सुप्रीम कमांडर, तो हमारे देश के कौन है, प्रेसिडेंट। और ये तीनों के जो, ये तीनों के आपको क्या बोलते हैं, चीफ जो होते हैं, चीफ, उसको अपॉइंट कौन करता है, तो ये चीफ अपॉइंट करने का भी पावर हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके साथ साथ
जो वॉर होता है देश में या पीस ट्रीटी होती है, वॉर और पीस ट्रीटी, ये सारे भी प्रेसिडेंट के पास ही होते हैं, मिलिट्री पावर यही इसको कंक्लूड करते हैं। बट इसमें एक वही केवियट है जो मैंने बताया, क्योंकि वॉर और पीस दूसरे कंट्री के साथ हो रहा है तो ये डिप्लोमेटिक पावर ही हो गई एक हिसाब से आप देखेंगे। बट ये मिलिट्रीली, ये वॉर वॉर और पीस जो है मिलिट्री के अंडर आता है, तो मिलिट्री में मैं लिख रहा हूँ। बट डिप्लोमेटिक पावर मैंने बताया पावर टू अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, तो यहाँ वॉर और पीस की भी जो ट्रीटीज होंगी दैट विल बी ऑन अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए कहां तक पहुंच गए हम लोग, मिलिट्री पावर भी देख लिया हम लोगों ने। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग देखेंगे क्या, इमरजेंसी पावर। ये सारे हम लोग ना अलग से इमरजेंसी के टॉपिक में देखेंगे, अभी बस आप लोग वो लिख लीजिए क्या क्या ये है। बहुत बड़ा टॉपिक है ये अपने आप में, यहाँ मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ उसको, इमरजेंसी हम पढ़ेंगे वहाँ इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर जहाँ इमरजेंसी प्रोविजन पढ़ेंगे हम लोग वहाँ आप लोग इसको देखिएगा। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन यहाँ हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे, आपको पहले पता होना चाहिए, आर्टिकल 352 पढ़ेंगे, फिर हम लोग यहाँ पढ़ेंगे आर्टिकल 355 पढ़ेंगे, यहाँ आर्टिकल 360 पढ़ेंगे, और आर्टिकल 356 एंड 365, ये सारे आर्टिकल हम लोग इमरजेंसी के चैप्टर में देखेंगे। और उसमें मैं बताऊंगा आपको प्रेसिडेंट का क्या रिलेशन है, यहाँ ये पढ़ेंगे तो अलग से एक पूरा क्लास है ये। ठीक है, तो इट विल बी नॉट बेनिफिशियल, ये अलग से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। देन वीटो पावर भी हम लोग देख लेते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वीटो पावर भी हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, पार्लियामेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये भी आप लिख लीजिए चैप्टर पार्लियामेंट, ये इसके बाद चालू होगा, वो पार्लियामेंट का ही चैप्टर होगा। इसमें हम लोग क्या लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, वीटो, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ये सारी ये सारी इसी में देखेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा टॉपिक जो आज का आखिरी टॉपिक है उसको हम लोग खत्म करते हैं फटाक ले, जो कि है वाइस प्रेसिडेंट। अब पूरा फटफट होगा क्योंकि आपने प्रेसिडेंट पढ़ रखा है, ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी है। तो आप लिख लीजिए सेकेंड टॉपिक आज का जो है वो है वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, सबसे पहला आप आर्टिकल लिख सकते हैं, आर्टिकल 2.1। ठीक है, आर्टिकल क्या हो जाएगा 63। तो आर्टिकल 63 क्या बोलता है, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सीधा लिख लीजिए आर्टिकल 63, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें यही समझना है कि ये बोलता है कि हमारे देश में एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। देन आर्टिकल 2.2 हम देखेंगे, आर्टिकल 64, इसको लिखिए, वाइस प्रेसिडेंट शैल बी, वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियो, क्या एक्स ऑफिशियो, चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट गेट एनी सैलरी और अलाउंसेस as a vice president. He gets salary and allowances as the chairman of राज्य सभा। इसका मतलब आर्टिकल 62 क्या बोलता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब क्या होता है आपका, आप ये समझिए एक्स ऑफिशियो जहां भी वर्ड आया ना तो इसका मतलब है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना ऑफिस जो होल्ड करता है वो ऑटोमेटिकली, एक्स ऑफिशियो मतलब कि जो राज्यसभा का स्पीकर है, राज्यसभा के चेयरमैन है, स्पीकर नहीं बोला जाता वहां, चेयरमैन होता है। जैसे कि आपका लोकसभा में स्पीकर होता है वैसे राज्यसभा में चेयरमैन होता है। ठीक है, वो जो चेयरमैन, अगर आप वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट में हैं तो ऑटोमेटिकली बिना कोई इलेक्शन के, जैसे स्पीकर का एक इलेक्शन होता है, स्पीकर को चूज किया जाता है, उनका ओथ होता है, यहाँ कुछ नहीं है, आप वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ओथ ले लिया, आप वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए तो राज्यसभा के चेयरमैन आप ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। ये बोलता है आपका आर्टिकल 64 कि आप एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट बनते हैं जैसे ही आप वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। और तो और ये भी बोलता है ये आर्टिकल कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कोई सैलरी और अलाउंसेस वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के नाम पे नहीं मिलती है। उनको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सैलरी नहीं मिलती है, उनको जो सैलरी और अलाउंसेस मिलते हैं वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के हिसाब से मिलते हैं। अलाउंसेस और सैलरी का मतलब है जो पैसे उनको सैलरी के रूप में मिलते हैं, जो बंगला उनको मिलता है, जो ऑफिसेज उनको मिलते हैं, वो उनको सारे ऑफिसेज, कोई अलग से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस नहीं मिलता है, वो पोस्ट में है और एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है और उनको सारे सैलरी और अलाउंसेस राज्यसभा के चेयरमैन होने का ही मिलता है। तो इसका मतलब राज्यसभा का चेयरमैन जो भी देश का हमारा वाइस प्रेसिडेंट बनता है वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बन जाता है।
तो ये आर्टिकल 64 बोलता है, आपको समझ आया होगा, आई होप सो। देन वी हैव 2.3 आर्टिकल 65, व्हेन कैन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट प्रेसिडेंट। तो ये आपका आर्टिकल 65 बताता है ऑन एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, डेथ, रेजिग्नेशन, इम्पीचमेंट, इलनेस के कारण एब्सेंट, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आर्टिकल 65 ये बताता है कब वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेगा प्रेसिडेंट के रूप में। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है पहले ही, तो आपको पता होगा ये, ठीक है। मैं सब बता दिया था मैंने कि कितने टाइम तक रहेगा, 6 महीने के अंदर इलेक्शन। तो इसी क्लास में आपने नोट्स लिखा है, यहाँ इतना ही समझने की जरूरत है, इसीलिए मैंने बोला फटफट होगा, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ ली है बहुत सारी चीजें, ठीक है। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 66, ठीक है। आर्टिकल 66 ये बताएगा इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो आपको पता होना चाहिए इसमें भी इलेक्टोरल कॉलेज होता है, इलेक्टोरल कॉलेज, बट इसमें एमएलएस वोट नहीं करते हैं, ठीक है। जब मैंने प्रेसिडेंट का इलेक्शन बताया था, तो आपको क्या बताया था, एमपीज और एमएलएस दोनों वोट करते हैं। और उसमें मैंने बताया था कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वोट करेंगे, जो नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो वोट नहीं करेंगे। बट वाइस प्रेसिडेंट के केस में इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही वोट करते हैं, और इसमें वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिर्फ कौन, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड बोथ, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा चीज है जिसमें कंफ्यूजन होता है, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम लोग प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे तो सिर्फ इलेक्टेड एमपीज और इलेक्टेड एमएलएस की बात की गई थी, एमएलसी नहीं था उसमें, कोई नॉन नॉमिनेटेड वो नहीं था, क्या, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बट जो ये वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसमें क्या है, एमएलएस नहीं है, ठीक है, एमएलएस नहीं है पहली बात तो, और एमपीज जो है वो इलेक्टेड तो है ही है और नॉमिनेटेड भी है इसमें, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि एमएलए डजंट पार्टिसिपेट इन दिस, यहाँ लिख लीजिए, एमएलए डजंट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, एंड बोथ नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोथ आर प्रेजेंट फॉर द वोटिंग एंड बोथ वोट आर काउंटेड, ठीक है। मेथड क्या होगा, तो मेथड सेम ही है। मेथड क्या था, प्रेसिडेंट का इलेक्शन का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, तो ये वही रहेगा, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक। तो मेथड भी मैंने बता दिया आपको। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट सेम आप लोग को जो मैंने प्रेसिडेंट का बताया वही यहाँ कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है, कुछ अलग नहीं है, सेम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, क्वालिफिकेशन में हम देखेंगे, ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट और एनी स्टेट, सेम हो गया आपका वही, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई मेंबर नहीं होने चाहिए कहीं के पार्लियामेंट के या स्टेट के एमएलए नहीं होने चाहिए जब वो ओथ लेते हैं उस पर्टिकुलर टाइम में। ये भी आपका क्वालिफिकेशन सेम वैसे ही होगा, इफ ही इज मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और एनी स्टेट बाय इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट, ही शैल डीम टू हैव वेकेटेड हिज सीट इन दैट हाउस। तो यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन आप सेम ले लेंगे, किसका, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ही कॉपी कर लेंगे, ठीक है। वही दो चीजें हैं, जो दो चीजें मैंने वहां लिखाई थी आपको, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी वहां पे जो प्रेसिडेंट में मैंने लिखा है वो सेम है यहाँ पे भी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में प्रेसिडेंट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले लिखा है आप लोगों ने, बस एक ही डिफरेंस आएगा वहां कि वहां पे आपने लिखा होगा शुड हैव क्वालिफाइड फॉर अ इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा, यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सेम वहां से लिख लीजिएगा, एलिजिबिलिटी, दो लाइन आपके दोनों सेम होंगे, वो दो लाइन क्या होंगे, सिटीजन ऑफ इंडिया होगा पहला लाइन, सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। सेकंड आपका क्या हो जाएगा, शुड हैव कंप्लीटेड एज ऑफ 35 ईयर, 35 साल से बड़े होने चाहिए तब आप लड़ सकते हैं इलेक्शन इसके लिए। थर्ड आपका आएगा, जो मैं बोल रहा हूँ डिफरेंट है, ये दो लाइन तो आप प्रेसिडेंट में भी लिखे हैं, यहाँ पे भी लिख लीजिए। अब तीसरा लाइन जो है आपका, शुड हैव क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, इसमें आएगा राज्यसभा, उसमें आया था लोकसभा, बस यही एक डिफरेंस है, ठीक है, यही एक डिफरेंस है, आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग आर्टिकल 67 देख लेते हैं, आर्टिकल 67, इसमें क्या है आपका, टर्म ऑफ ऑफिस। तो ऑफिस का टर्म कितना है किसका, वाइस प्रेसिडेंट का, तो 5 ईयर है,
मतलब सेम एज प्रेसिडेंट हो गया, एंड कंटिन्यूज इट्स ऑफिस टिल, इसके साथ लिख लीजिए, टर्म ऑफ ऑफिस इज 5 ईयर सेम एज प्रेसिडेंट, एंड ही कंटिन्यूज इन द ऑफिस टिल द सक्सेसर एंटर, मतलब जब तक कोई नया वाइस प्रेसिडेंट नहीं आएगा तो 5 साल होने के बाद भी वो वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे, जैसे मैंने प्रेसिडेंट में बताया था, ठीक है। नाउ विथ स्टैंडिंग विद द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, ठीक है, रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट, अब क्या क्या हम लोग समझ रहे हैं कि कैसे उनका वो कैसे निकलेंगे, मतलब अपने पोस्ट से, या तो फिर वो फर्स्ट क्या कर सकते हैं, रेजिग्नेशन दे सकते हैं, और वो रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट किसको देगा, तो वाइस रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देंगे अगर उनको अपना सीट वेकेट करना है, छोड़ना है तो, ठीक है। और इसके बाद दूसरा हो गया इनका रिमूवल का प्रोसीजर, कहाँ दिया गया है, तो इनका रिमूवल का प्रोसीजर दिया है अंडर आर्टिकल 67 के बी में। इसमें क्या होता है, प्रोसीजर स्टार्ट होगा आफ्टर सर्विंग 14 डे नोटिस टू वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, बाय मेजोरिटी काउंसिल ऑफ स्टेट ऑल द मेंबर प्रेजेंट। यहाँ क्या होता है, देखिए, वाइस प्रेसिडेंट को निकालने का सिर्फ और सिर्फ पावर जो है ना आपका, वो राज्यसभा के पास है, ठीक है। लोकसभा के पास ये पावर नहीं है कि वो किसको, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उनके पोस्ट से निकाल सकें। तो अगर राज्यसभा अंडर आर्टिकल 67 ऑफ बी कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है काउंसिल ऑफ स्टेट, दैट इज राज्यसभा को, कि उनको अगर इनको निकालना है तो एक वो मोशन पास करेंगे, और वो मोशन पास करने के बाद 14 दिन का एक टाइम पीरियड दिया जाएगा। वो मोशन पास हो गया तो 14 डेज का टाइम पीरियड दिया जाएगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। उसके बाद ही ये यहाँ पे क्या होगा, प्रोसीजर स्टार्ट होगा किसका, इनको निकालने का, ठीक है। तो ये आपको पता 14 डेज क्यों दिए जाते हैं, कि वाइस प्रेसिडेंट को कहीं लगता है खुद से रेजिग्नेशन देने का तो वो दे सकते हैं, क्योंकि ये पोस्ट बहुत बड़े पोस्ट है, बहुत बड़े ओहदे के हैं, तो दे आर गिवन टाइम, उनको कहीं लगता है कि कुछ गलती है उनकी और उसकी वजह से इम्पीच मतलब निकाला जा रहा है, तो वो इसलिए वो बफर पीरियड दिया जाता है। तो रिमूवल अंडर आर्टिकल 67 ऑफ बी, प्रोसीजर स्टार्ट्स आफ्टर सर्विंग 14 डे नोटिस टू वाइस प्रेसिडेंट, ये पहला पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट क्या होगा, बाय मेजॉरिटी काउंसिल ऑफ स्टेट ऑल द मेंबर देन प्रेजेंट, इसका मतलब क्या हो गया, टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसी, ठीक है। इफेक्टिव मेजोरिटी की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ, ठीक है, वहां पे इफेक्टिव मेजोरिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। कैसे, क्या बोल रहा है यहाँ पे, ऑल द मेंबर देन प्रेजेंट इक्वल्स टू टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसी, यही हुआ ना, ऑल द मेंबर देन प्रेजेंट बोल रहा है उस पूरे हाउस में, उसी के हिसाब से वोटिंग होगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, टोटल स्ट्रेंथ और जितने लोग नहीं आए हैं मतलब वैकेंसी, तो यही होता है इफेक्टिव मेजोरिटी। तो इफेक्टिव मेजोरिटी से इनकी वोटिंग होगी और इलेक्शन में क्या हो जाएगा। अब इसमें आप लोग बोलेंगे कि क्या ग्राउंड होना चाहिए, तो कोई ग्राउंड नहीं है, थर्ड ये लिख सकते हैं, देयर इज नो ग्राउंड अवेलेबल, ग्राउंड मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, देयर इज नो ग्राउंड, वो बस अब कुछ भी हो सकता है, तो आप ये ओपन एंडेड है ये, ठीक है। और फिर ये इलेक्शन के लिए, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मल्टीपल टाइम इलेक्शन मतलब इलेक्टेड रहने के, इलेक्शन लड़ने के लिए अलाउड है उनको, वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी मल्टीपल टाइम, मतलब ऐसा यूएस टाइप नहीं है कि 8 साल या 10 साल ही बस रहेंगे, वाइस प्रेसिडेंट भी 4 बार 3 बार कितना भी टर्म सर्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर 2.6 आखिरी है ओथ। ओथ कौन एडमिनिस्टर करता है, तो ओथ इज एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और क्या इन लोग ओथ में बोलते हैं, तो कंटेंट क्या रहता है, कॉन्टेक्स्ट क्या रहता है, वो भी लिख लीजिए कहीं क्वेश्चन में आ जाए तो, टू बियर फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब फेथ एंड एलिजेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान को, आइन को, टू डिस्चार्ज द ड्यूटी ऑफ ऑफिस फेथफुली, टू डिस्चार्ज ड्यूटी ऑफ ऑफिस फेथफुली, ठीक है। तो हो गया आज का क्लास, हमने वाइस प्रेसिडेंट पूरा देख लिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूरा देख लिया है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन आप लोगों को कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी डाउट आ रहा है आप लोग, तो क्या कर सकते हैं, आप लोग मैसेज कर सकते हैं, मेरे को डीएम कर सकते हैं, डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। कुछ समझ नहीं आया इस पर्टिकुलर क्लास में तो आई होप सो कि नोट्स अच्छे प्रिपेयर हुए होंगे, समझ आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि अच्छे से आप लोगों को एक एक चीज़ों को डिवाइड करके नोट्स प्रोवाइड करूँ, सो दैट हम कोई भी टॉपिक स्किप ना करें, सारे टॉपिक हम लोगों के पास नोट्स में अवेलेबल रहें।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गाइस कीप स्टडिंग, बी हैप्पी, ठीक है, बी इन डिसिप्लिन, टाइम टेबल के हिसाब से काम करिए, एक टाइम टेबल बना लीजिए। नहीं आपको समझ आ रहा है तो कॉल मी, आई विल टेल यू कि हाँ कैसा पढ़ा जाता है, कैसे आप टाइम टेबल विदाउट गेटिंग एग्जॉस्टेड बना सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास गाइज।